क्या है बच्चों, कल हम लोगों ने जो क्षत्रिय और बिहुनेर चैप्टर है क्लास 6 हिंदी मल्हार पुस्तक की, तो उसका जो हम लोगों ने व्याख्या वाला पार्ट है उसको तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब उसका बचा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसको हम लोग कल से पढ़ लेंगे। तो आज क्या करते हैं कि इसका जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आज इसी क्लास में ख़त्म कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मेरी समझ से का वाला क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। जैसे बाकी चैप्टर में था उसी सीक्वेंस में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए पहला वाला पढ़ते हैं क्या लिखा है। माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है मेरी समझ से। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। यही पहला पहला ही सही होगा इसका। इसका क्या होगा, वे असम के जीवन के बारे में, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो इसका क्या है, पहला वाला ही। दूसरा वाला देखिए क्या लिखा है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। अनु के पास खिलौने थे इसलिए, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका सेकंड वाला, दोनों की आयु एक समान थी। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है ना, जब दोनों एक दूसरे से पहली मुलाकात होती है तो क्या उसमें क्या बोला गया है कि दोनों की आयु एक समान थी, कितना वर्ष था, 10 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों की आयु एक समान थी। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे बाकी वाले चैप्टर में, पीछे वाले चैप्टर में जो लिखा था खा वाला, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो जैसे पिछले वाले चैप्टर में हमने व्याख्या किया था उसी तरह व्याख्या इस वाले का भी हो जाएगा। पहले वाले का आंसर हम लोगों ने क्यों चुना, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्री बनाना था, उससे संबंधित उन्होंने जानकारी जुटाई हुई थी, तो इन्हीं सब चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। फिर जो सेकंड वाले में पूछ रहा है तो उसमें जब आप उस वाले व्याख्या पे पहुँचेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जब उनकी मुलाकात होती है दोनों की आयु 10 वर्ष रहती है, तो उन सब चीज़ों को आप लिख दीजिएगा, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वाले में मिलकर करें मिलान, पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए स्तंभ 1 में क्या लिखा है, सत्र। अब देखिए सत्र वाले का जो होगा, इसका होगा आपका, ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है, वे पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। क्षत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। तो आइए देखते हैं, इस वाले को कर लेते हैं। ये कौन सा है, ये मिलकर करें मिलान वाले में है। ये हम लोग किस में कर रहे हैं, मिलकर करें मिलान। इसका पहला वाला क्या है, सत्र। सत्र वाले का क्या होगा, 6 नंबर का। दूसरा बोहाग बिहू, बिहू का क्या हो जाएगा, असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार या असम में नए साल की शुरुआत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। तो 2 नंबर का हो जाएगा आपका चौथा वाला। फिर 3 नंबर का देखिए क्या लिखा है, लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी, ये दूसरा वाला हो जाएगा आपका। चौथे वाले पे आ जाइए, चौथे वाला क्या लिया है, गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या हो जाएगा, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। 4 नंबर का 4 नंबर ही हो जाएगा, नहीं 4 नंबर का हो जाएगा 5। ठीक, 5 नंबर पे आ जाइए, ब्रिटिश अकेडमी। इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। 3 नंबर वाला इसका हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है 20वीं सदी, ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय, इसका हो जाएगा पहला वाला। ये जो ग्रेगरी कैलेंडर लिखा हुआ है, ये ग्रेगरी कैलेंडर जो हमारा अभी का कैलेंडर है,
इसमें जनवरी फरवरी मार्च ये चलता है, फिर फरवरी में 28 महीने, लीप ईयर में 29 महीने। तो ये जो कैलेंडर है इसी को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। फिर आगे ये देखते हैं क्या लिखा है। पंक्ति पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए का वाला क्या लिखा है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है। तो ये जो सत्रिय नृत्य है, सत्रिय नृत्य मनाया जाता है, ठीक। एक दूसरा नृत्य बिहू नृत्य है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये वाला पंक्तियों पर चर्चा वाले में। ये हम लोग कर रहे हैं पंक्तियों पर चर्चा। इसी में देखिए जो बाकी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इसमें लिखना है। देखिए ये तो पता ही है पूर्वोत्तर क्षेत्र में है हमारा। भारत का मैप अगर बना लें, मेरी मैप तो बहुत अच्छी नहीं है, चलिए जैसा भी हो समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है यही पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, इसी में आसाम पड़ता है, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, इनके साथ असम में। तो इसमें क्या करना है, अपने विचारों को साझा करना है। इनका क्या अर्थ समझ में आया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो बात की जा रही है वन जीव की, तो कुछ वन जीवों के नाम दे दीजिएगा। काजीरंगा का दे दीजिएगा, मानस नेशनल पार्क, इन सब नेशनल पार्क का नाम दे दीजिएगा, ठीक। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, रेशम, रेशम के बारे में थोड़ा उल्लेख कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे दे रहा है चाय के बागानों के बारे में, चाय के बागानों के बारे में। इसका कारण क्या है, यहाँ की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी क्षेत्र होना इसका एक कारण हो सकता है। हो सकता क्या है, पहाड़ी होना ही इसका एक कारण है। सीढ़ी नुमा पहाड़ है, सीढ़ी नुमा जैसे ऐसे होता है ना, सीढ़ी नुमा पहाड़, कि पानी एक जगह रुके ना, ऐसे ऐसे आराम से पूरा बह जाए। एक जगह रुकेगा तो जो चाय के बागान होते हैं उनको नुकसान होता है। फिर आइए देखिए दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं आप। क्या पूछ रहा है इसमें, भावनाओं को किसके माध्यम से, संस्कृतियों के माध्यम से। संस्कृतियों के माध्यम से किन चीज़ों की अभिव्यक्ति होती है, संस्कृतियों में नृत्य, और क्या दिया हुआ है, और संगीत के माध्यम से हमारे भावनाओं की भावनाओं की क्या होती है, व्यक्त करते हैं, ठीक। नृत्य के माध्यम से क्या करते हैं, मनोरंजन, संगीत भी मनोरंजन का साधन हो सकता है, ठीक। खुशियाँ लिख सकते हैं, खुशियाँ ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ठीक है। दुखों को साझा करते हैं, जैसे आप कभी सैड सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, तो हम जब सैड सॉन्ग सुनते हैं तो कैसे अभिव्यक्ति करते हैं, दुखों का। जब हम अच्छे गाना सुनते हैं, देशभक्ति गाना सुनते हैं, तो कैसी अभिव्यक्ति होती है, कैसी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, अपने देशभक्ति भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। फिर नृत्य के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आइए, सोच विचार के लिए। इसमें क्या करना है, निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे, कि मैं इसके बारे में और जानूंगी। वो फिर घर चली जाती है, अपने दोस्तों से साझा करती है, तो ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रहे होंगे। इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे, एक कब मनाया जाता है इसको, धान के बोने के समय, जब उसके बीज डाले जाते हैं उस समय लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिख सकते हैं रोपाई के समय लिख सकते हैं। फिर तीसरा कब होता है, जब उसकी कटाई की जाती है। इसको लिख लीजिए। सोच विचार के लिए इस वाले में हमको लिखना है। इसमें देखिए टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं, 5।
और ये पांचों क्वेश्चन किसमें, सोच विचार के लिए। इसमें जो पहला वाला देखिए उसमें क्या लिखा था कि उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे ना, यही था। का वाले में क्या लिख सकते हैं, दोस्तों के साथ साझा करना, सत्य या नृत्य को साझा करना, इसको लिख दीजिएगा। फिर खा वाले में क्या लिख सकते हैं, बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। इसे ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस उत्सव को 3 बार मनाया जाता है। 3 बार मनाने के कारण, 3 बार मनाने के कारण जो धान की बुआई, फिर उसके बाद रुपाई और कटाई के समय, इस कारण। फिर देखिए तीसरा वाला क्या लिखा, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद अंजिला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ के इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण पूछ कर लिखिए। तो इसमें जो 2 उदाहरण लिख दीजिएगा कि वो जब जाती है तो अपने दोस्तों के साथ पूरी घटनाओं को साझा करती है, फिर उसकी माँ ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था, रिकॉर्डिंग किया था, उस रिकॉर्डिंग को भी अपने दोस्तों के साथ साझा करती है। इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। फिर देखिए लास्ट वाले में क्या लिखा है, समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। तो जब आपने कहानी पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि पहले इसे पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन बाद में क्या होता है, इसे महिलाओं के द्वारा भी किया जाने लगता है इस नृत्य को। तो यही बदलाव जो है ये आधुनिक समय के साथ ये बदलाव आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला क्या पूछ रहा है, निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान होने के बाद वे उसी शाम के पास गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है, लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध के वस्तु, घटना, प्रवेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं, इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए, इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभव का वर्णन किया गया है। तो इसकी विशेषताएं लिखनी है। ये वाला क्वेश्चन आपका किसमें है, निबंध की रचना। ठीक है, निबंध की रचना वाले में। तो इसमें हमको क्या लिखना है, इस पाठ की विशेषता पहचानिए। तो इसमें क्या है, पहली विशेषता आप क्या लिख सकते हैं, असम के लोक नृत्य की जानकारी। असम के संस्कृति की जानकारी। यही सब आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अनुमान या कल्पना से। इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं। अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। पहला क्या का वाला क्या है, बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने उसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया है। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गए थे, क्योंकि ये जो सारे उत्सव थे जिस प्रकार से मनाया जाता था, ऐसे उत्सव उनके यहाँ लंदन में नहीं मनाया जाता था। और जिस प्रकार हमारे उत्सव में भीड़ जुटती है, लोग बड़े ही प्रसन्न भाव में उन उत्सवों में शामिल होते हैं। मनोरंजन के कई सारे साधन होते हैं, जैसे नृत्य होता है, कई तरीके के खेलों का आयोजन किया जाता है। उन्हीं सब चीज़ों से वे अचंभित थे। खा वाला देखिए क्या लिखा है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी।
एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो ये देखिए कल्पना के आधार पर करना है। अपने पैकिंग की होगी और असम के बारे में और भी अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया होगा। उन्हें कहाँ जाना है, किन किन लोगों से मिलना है, किन किन घटनाओं को अपने डॉक्यूमेंट्री में शामिल करना है। और ये जो एंजेला रहती है ये सोची होगी कि मैं वहाँ जाने के बाद क्या क्या देखूँगी, उससे संबंधित जो सामान उसकी ज़रूरत की रही होगी उन चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा। तो इन सब चीज़ों का आप उल्लेख कर दीजिएगा। ये अपनी कल्पना के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि एक एग्जैक्ट आंसर ही लिखना है। आप अपनी कल्पना से कुछ भी उत्तर इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोग को। फिर देखिए गा वाला क्या है, वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? तो अगर आपने कभी बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसकी जो लताएं होती हैं बहुत दूर तक होती हैं और बहुत लंबे एरिया में वो छांव दे पाता है, तो इसलिए उसके नीचे बैठने पे हमें धूप से बचाव मिलता है। फिर जो ठंडी हवा चलती है उसका अनुभव होता है और एक तो बैठने का स्थान मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस क्षेत्र के नीचे इकट्ठा हो पाते हैं, जिससे आर्टिफिशियल तरीके से ना टेंट बिछाने की ज़रूरत पड़ती है ना तिरपाल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इस कारण हो सकता है कि वहाँ पे मंच बनाया गया हो। इन सब चीज़ों का उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्द की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। असम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। तो असम में इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए लिखा है शब्दों की बात वाले में हम लोग को करना है। और इसमें क्या है, असम से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें इस पाठ में आपने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों का उल्लेख इसमें आपको करना है, शब्दों की बात वाले में। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए ऐसे लिखा हुआ होगा आपकी किताब में, फिर ऐसे दिया है ना, तो इसी को कितना 6 दिया है, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? 17 लिख दीजिएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे लिख दीजिएगा बिहू। ठीक है, 17। 3 नंबर पे ये लिख दीजिएगा, 17 लिख दीजिएगा। और क्या लिख सकते हैं? गुवाहाटी। पाँच नंबर पे क्या लिख लेंगे? 5 नंबर पे लिख दीजिएगा, इसमें आपको खोजना पड़ेगा, 1 मिनट में खोज के बता रहा हूँ आप लोग को। लंदन। ठीक, 6 नंबर पे आप क्या लिख दीजिएगा? रेशम, चाय बागान। इन सब चीज़ों का आप लोग उल्लेख कर दीजिएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, शब्दों की बात वाला। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। अब देखिए इसमें उल्लेख किया गया है कौन कौन सा है। रोंगाली या बोहाग बैसाख, सामान्यतः अप्रैल में। इस जो मतलब जो 3 बिहू मनाए जाते हैं उनको किन किन समय में मनाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला वाला कब मनाया जाता है? बैसाख के समय में। ये हिंदी कैलेंडर में हम लोग बैसाख और फिर क्या है माघ, कार्तिक, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हो गया। ऐसे ही हिंदी कैलेंडर में हम इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बैसाख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अप्रैल महीना। उसमें भी एक बिहू मनाया जाता है जिसे कहा जाता है बोहाग बिहू। और जो भोगाली मनाया जाता है वो माघ महीने, हिंदी के माघ महीने में, जिसे इंग्लिश में जनवरी कहा जाता है। और कोंगाली या काटी, जिसमें काटा जाता है धान को, वो कार्तिक महीने में, जो सामान्यतः हिंदी का कौन सा है? अक्टूबर महीना। अब देखिए इसका जो का वाला प्रश्न है, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, शायद बोहाग बिहू होगा। बोहाग बिहू आपका कौन सा है? अप्रैल में, हो सकता है अप्रैल महीने में आया हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, जब पढ़िएगा ऊपर ही लिखा हुआ है, तो वहीं से आप लोग आंसर को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तो जब बुआई का टाइम रहता है तो वो लोग बुआई करते हैं, जब रोपाई का समय रहता है तो खेतों को पानी से भर के फिर रोपाई का काम करते हैं, और जब काटने का टाइम आता है तो फिर कटाई करते हैं। इन सब चीज़ों का उल्लेख कर दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। आपकी बात, अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु,
बिटिया का अर्थ है बेटी, बेटी का प्यार से बुलाने के लिए या स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द बिट्टू भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है उसको लिखिए। तो ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा क्योंकि ये इसमें आप ही को करना है। फिर देखिए खा वाला, आपके नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम किसने रखा पता करके बताइए। ये भी आप ही को करना है। पूछिएगा अपने मम्मी या पापा से कि आपका नाम किसने रखा है, इसका अर्थ क्या है, और जानना भी चाहिए। कभी कभी अचानक कोई पूछ लेता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, फिर नाम पूछने के बाद ये पूछ लेता है कि इसका अर्थ बताओ, तो फिर हमें नहीं पता होता है। लेकिन ये सारी चीज़ जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारा नाम जो रखा गया है उसका अर्थ क्या है। तो ये अपने परिवार से पूछिएगा। और अब तो गूगल में अगर टाइप करेंगे कि इस नाम का क्या अर्थ है तो गूगल बता देगा, तो वहाँ से भी आप जानकारी जुटा लीजिएगा। लेकिन किसने रखा है ये आपके मम्मी पापा ही बता पाएंगे। अब देखिए गा वाले में क्या लिखा है, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, या गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो जो भी खेल खेलते हैं उन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख कीजिएगा, क्योंकि अभी तो यही सारे गेम चलते हैं। और पुराने समय में गुल्ली डंडा, कंचे, या फिर फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी खेल खेलते हैं उन सब चीज़ों का उल्लेख कर दीजिएगा। फिर देखिए घा वाले में क्या लिखा है, असम में नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिय नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? अलग अलग प्रांतों में आप लिख दीजिएगा। अपने उत्तर प्रदेश में कथक है। ठीक, बिहार में लिख दीजिएगा जट जटिन, ऐसे लिखा जाएगा, जट जटिन लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा घूमर नृत्य है, फिर डांडिया नृत्य है, इन सब चीज़ों का उल्लेख कर दीजिएगा। आइए अब पूर्वोत्तर की यात्रा वाले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इन किसी राज्यों की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। इसमें केवल आपको जानकारी दी गई है कि हमारे पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, उन 8 राज्यों के नाम दिए गए हैं। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको समय मिले इन 8 राज्यों में से किसी एक राज्य में जाइए और उससे संबंधित जो भी जानकारी आप जुटा सकते हैं उनको जुटाइए। अब देखिए टाइम मशीन, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इस बारे में फिल्म बनाई है। टाइम मशीन के बारे में आपने उसके संबंधित कई फिल्में देखी होंगी जिसमें टाइम मशीन से वो पुराने समय में चला जाता है, फिर भविष्य में चला जाता है और जानकारियाँ जुटाकर अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करता है। जैसे भविष्य में गया, देखा कि मेरे साथ क्या दुर्घटनाएं होने वाली हैं, उन दुर्घटनाओं को समझ जाता है कि किन कारणों से हुआ है और वर्तमान में आकर उन कारणों से वो बचने का प्रयास करता है ताकि भविष्य में जो उसके साथ दुर्घटना होने वाली है उससे वो बच सके। फिर का वाले में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे? भूतकाल में जाना चाहते हैं, भविष्य काल में जाना चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं? हो सकता है कि मेरे साथ भविष्य में जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनको मैं जान के उससे बचाव कर सकूं, या भूतकाल में मेरे साथ कोई अगर गलत घटना हुई है उन घटनाओं को मैं सही कर सकूं जाके। फिर देखिए खवाला क्या है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई तो आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? तो देख लीजिएगा आप क्या बनाना चाहते हैं, आपको क्या सही लगता है, क्या बनाने से समाज का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सकता है। फिर देखिए गा वाला, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती है। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसे लगती है। अवसर मिले तो आप भी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिएगा और उसके बारे में कक्षा में बताइए। जब आप दिल्ली में जाएंगे तो जो हमारा नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे आप जाएंगे तो अशोक के समय का, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड और भी जो हमारे राजपूत पीरियड में बहुत सारे थे, मुग़ल पीरियड के समय के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में आप प्राचीन समय में चले गए हैं। उस समय के कैसे हथियार होते थे, कैसे आर्किटेक्चर बनाए जाते थे, कैसे सिक्कों का प्रयोग करते थे, कैसे बर्तनों का प्रयोग करते थे, उन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। और उनसे जो भी आप जानकारी
प्राप्त करेंगे उन्हें अपने मित्रों के साथ साझा करना, यही बस कहना चाह रहे हैं इसमें। इसके बाद आइए पत्र वाले में। मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुके हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपने सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो लिखिएगा प्रिय, जिसका नाम लिखना होगा उसका नाम लिख के फिर लिखिएगा अपने बारे में बताइएगा। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा आपकी सखी, आपकी सहेली, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका बंधु, जो भी लिख के अपना नाम लिख के बस खत्म। फिर देखिए खा वाला लिखा है, क्या लिखा है। आप जानते हो कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। अब तो ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, अब कोई इसका यूज नहीं करता। ऑनलाइन ज़माना आ गया है, आपने यहाँ मैसेज भेजा, पल भर में उसके पास मैसेज चला गया सामने वाले के पास। तो अब कोई इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। पहले के समय में जब इतना साधन नहीं था तो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो इसको अगर कहा जा रहा तो एक बार करके देखिएगा। आपके आसपास कोई भी डाकघर है तो वहाँ पे जाके ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको करने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए गाँव में क्या लिखा है। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो देखिए इसमें कई सारे, जैसे कौन कौन है देखिए, तो कई सारे लोगों का डाक टिकट दिया गया है, तो उन सभी लोगों के बारे में पढ़ना समझना है। आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसको देख के आप अपने हिसाब से जो उत्तर पसंद आए उसको आप लोग लिख लीजिएगा। डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है, तो देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर करके आप लोग देख लीजिएगा। हम तो PDF डाउनलोड किए हैं NCERT बुक का, तो उसी में हम देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा और जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी जानकारियाँ आप लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। फिर देखिए आज की पहली वाली में, इसमें देखिए क्या है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियाँ। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियाँ को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियाँ आप पहली बार बूझेंगे, तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगे पहेलियों का। देखिए असमिया पहेली क्या है। हाथी दाँत कदमर पात। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हाथी के दाँत सी कदम के पास सी। तो इसमें शायद ये मूली बना हुआ है। फिर दूसरा देखिए, पानी आस मास नाई हाबी आसे बाग नहीं। पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाग नहीं। ये नारियल दिख रहा है। आइए बुलीले न लागे, बोपाई बुलीले लागे। लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे तो लग जाए। जब हम लग लग बोल रहे हैं, लग लग, तो देखिए हमारे ओठ जो है वो चिपक नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कहते हैं बेलग, तो जब बे बोल रहे हैं तो देखिए हमारे जो जीभ है वो चिपक जा रहे हैं। तो इसी की बात हो रही है, ओठ की बात हो रही है। सही चरण कृष्ण वरण, पेट काटिले नाई मरण। काला तन और 6 हैं चरण, पेट कटे पर भी ना मरण। जैसे ये चींटी दिखाया गया है कि उसका शरीर कैसा है, काला है। पैर कितने हैं, 6 हैं, और जब उसके पेट को काटते हैं तब भी वो नहीं मरता। ये सच्ची बात नहीं है, अगर उसको काटेंगे तो मर जाएगा। ये होता है कि कुछ समय के लिए वो जीवित रहता है। अब देखिए झरोके से। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं यह क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ तो पढ़िए आगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको। असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखा करता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिल सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग से बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। जैसे कढ़ाई किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उन सब चीज़ों की बात की जा रही है। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ की अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहन कर आई थीं। जब वो ड्यूटी कर रहा था तब भी वो देखता था। जब आसपास के शादी विवाह समारोह में वह गया तब भी वहाँ पे महिलाओं को वैसा ही कपड़ा पहना हुआ देखा था। तो उसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है वो। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे, बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है, तो उसके मित्र ने क्या बताया, यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है।
तो रेशम के जितने भी वैरायटी हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनमें सबसे महंगा कौन सा है? मूंगा रेशम, जो कि असम में पाया जाता है। असम में उसका उत्पादन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल अद्वितीय उपहार है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा उपहार नहीं है। मित्र ने यह भी बताया कि मुगा सिल्क की साड़ियाँ की एक खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब धुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इन्हें निखार बढ़ता ही जाता है, मतलब जितना धोया जाता है उसमें उतना ही सुंदरता और आ जाता है और निखार आ जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती, सोच लीजिए 50 सालों तक ये चलता है। इसके आगे देखिए क्या लिखा है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। औषधीय गुण का मतलब इसमें कई सारे इलाज भी हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। अब देखिए साजिद समझ में क्या करना है आपको। इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों, अपने समूह में बताइए। तो इसमें जो बिहू नृत्य के बारे में जानकारी दी गई है, सत्रिया डांस के बारे में जानकारी दी गई, इन सब चीज़ों के बारे में लिख दीजिएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, उनके बारे में उल्लेख कर दीजिएगा, बस हो गया। अब देखिए आखिरी में क्या है, खोजबीन के लिए। तो जैसे बाकी के चैप्टर में दिया रहता है अंत में खोजबीन के लिए, उसी तरह इस चैप्टर में भी दिया गया है। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। जैसे असम बिहू लोकगीत हो गया, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, भाषा संगम, असमिया, मुखोली बिहू। तो इन सब चीज़ों को नेट के माध्यम से सर्च करके इसके बारे में जो भी जानकारी है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये जो चैप्टर है सत्रिय और बिहू नृत्य, ये तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अगर वो चैप्टर छोटा होगा तो उसके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट को भी उसी चैप्टर में हम लोग कर लेंगे। तो आज बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।